So we have to decide in this diabetes कि पेशेंट को कौन से ड्रग मॉलिक्यूल्स देने हैं पेशेंट के लिए, जैसे कि हम लोग जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, ग्लिप्टिन्स, जो नए मॉलिक्यूल्स आए हैं सिटाग्लिप्टिन, डैनिग्लिप्टिन्स एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स, बायोग्लिटाजोन्स। तो ये कौन से पेशेंट में देना है, कौन से कॉशंस रखने हैं, पेशेंट का केएफटी खराब है, एलएफटी खराब है तो कौन से मॉलिक्यूल्स देना है, पेशेंट ओबेज है तो कौन से देना है, पेशेंट के लीवर में सपोज कुछ प्रॉब्लम है, या फिर और कौन सी पैथोलॉजी में कौन से ड्रग मॉलिक्यूल सिलेक्ट करने हैं, या फिर पेशेंट को इंसुलिन पे डालना है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस आवर लेक्चर। तो आज हम लोग जो कैटेगरी है डायबिटीज की उसमें से दो ग्रुप कवर करेंगे, दैट कॉल्ड एज OHA। OHA मतलब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ऐसी दवाइयाँ जो शुगर को ओरली देने से शुगर कम होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल to know the diabetes we have to decide कि कौन से पेशेंट डायबिटिक है, किसको डायबिटिक बोलेंगे, किसको नॉन डायबिटिक बोलेंगे। So this is a blood glucose chart for the normal individual. Fasting is about 180 to 100. After eating it is 170 to 200 just after eating. I am not telling about कि after 1.5 hour। और 2 से 3 घंटे बाद शुगर रहना चाहिए 120 से 140। कोई कोई पेशेंट अपने पास आ जाते हैं एंड दे जस्ट सर मैंने 2-3 घंटा पहले खाना खाया था, एंड इफ दे टेकन अ मील जस्ट बिफोर 15 मिनट या आधा घंटा बाद जस्ट उन्होंने खाना फिनिश करके आए हैं तो उनका शुगर 200 तक आएगा। तो डोंट कंसीडर देम एज अ डायबिटिक। खाना खाने के हमें 2 से 3 घंटे बाद शुगर चेक करना है, 1.5 घंटे के ऊपर, बट 2 आवर इज द प्रायोरिटी। खाना खाने के बाद पेशेंट को 2 घंटे बाद बुलाना है और उनका शुगर 120 से 140 के बीच में अगर आता है देन ही इज नॉर्मल। जस्ट आफ्टर अगर खाना खाने के बाद आया पेशेंट आधे पौना घंटे में एंड हिज शुगर इज 200, तो डोंट कॉल हिम एज अ डायबिटिक। इट इज द नॉर्मल शुगर लेवल जस्ट आफ्टर अ मील 170-200। okay, this is the thing we have to note it down। then impaired glucose, what is जैसे कि IGT, जैसे impaired glucose tolerance, IGT impaired glucose tolerance, that is the impaired glucose क्या होता है, जैसे कि पेशेंट प्री डायबिटिक कंडीशन भी बोल सकते हैं। impaired glucose को we can say as a pre diabetic condition। खाना खाने फास्टिंग में सपोज पेशेंट का 100-125 आ रहा है, 100 to 125, after eating 190 to 230, and 2 to 3 hours after eating is 140 to 160। this is the pre diabetic condition। ऐसे पेशेंट में कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है, जस्ट डाइट रेगुलेशन, एक्सरसाइज करने से, मॉडिफिकेशन करने से ही उनका शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है। एंड टू whom we call as a diabetic, if the sugar fasting is more than 126, after eating it is 230 to 300, and खाना खाने के बाद अगर उसका 200 से ऊपर जाता है तो कॉल्ड एज डायबिटिक। ओके, या फिर वी कैन से एज 160 के ऊपर भी जाता है, 160 के ऊपर भी जाता है, तो इट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ डायबिटीज। नीचे में HbA1c की जो कैटेगरी है, HbA1c अभी फैशन है आजकल, दैट इज द लास्ट 3 months शुगर, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c। एनीवन कोई बता सकेगा कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट और इसका क्या क्या इम्पोर्टेंट है HbA1c का? Gives the glycemic control for the last 3 months. क्यों लास्ट? So more accurate for the diagnosis, any errors are very less, because there are some drugs or there are some clinical condition in which fasting or post meal may raised due to the any stress or any kind of things, but HbA1c के लिए we get a calculated of 3 months, so it gets a more accurate result। हाँ, तो दिस इज द HbA1c, एक्चुअली इट इज अ ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये आरबीसी के अंदर रहता है। इट इज 3 month इसीलिए क्योंकि एक इसमें जैसे पाया गया है कि लाइफ स्पैन ऑफ दैट इज 3 months, तो एक एवरेज निकाल के उसमें से हम लोग देते हैं। सपोज बहुत बार पेशेंट दवाइयाँ नहीं लेते और हमारे पास क्लिनिक में आने के पहले दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। सो दिस इज गिव द एग्जैक्ट इंडेक्स कि पेशेंट ने महीना भर बराबर दवाइयाँ ली हैं या नहीं। तो excellent control is this, good control is 7 to 8 and poor control is 9 to 14। ये अलग अलग लैब का अलग अलग भी आ सकता है, तो you have to consider HbA1c also। So diabetes is the group of metabolic disorder characterized by the chronic hyperglycemia associated with disturbance of a carbohydrate, fat and protein metabolism। इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो जाता है और
ड्यू टू द एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन एंड एक्शन। जो डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वेट लॉस होना या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होना, these are all the problems because of the problem in the metabolism. So और ये हमें पता है डायबिटीज के लिए इंसुलिन जरूरी होता है, आइदर उसका सिक्रीशन नहीं हो रहा है प्रॉपर, या इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो रहा है तो हम लोग इसमें मेडिसिन में इतना नहीं जाएंगे, मेडिकल पार्ट में, क्योंकि सबको पता है वी मोस्टली फोकस ऑन फार्माकोलॉजी. डायबिटिक कॉजेज लॉन्ग टर्म डैमेज, dysfunction and failure of the various organs. तो वो क्या क्या होता है we all know, retinopathy, neuropathy, all these we know. Diagnosis of a diabetes: fasting more than 126, symptom of the DM and a random blood sugar more than 200, oral tolerance test, जिसको glucose tolerance test भी बोलते हैं, oral glucose tolerance test, 2 hour after 75 gram glucose load, अगर वो 200 के ऊपर आती है then patient you called as a diabetes. Fasting 126, रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 200, या फिर आपने पेशेंट का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया है, उसमें 75 ग्राम का ग्लूकोज लोड करके 2 घंटे बाद अगर शुगर देखी है और 200 के ऊपर आ रही है, इट मींस पेशेंट यू टर्म हिम एज अ डायबिटीज. एक सेकंड. हेलो. हाँ सर आए नहीं. हाँ वो बात हुई मेरी, एक्चुअली पेशेंट के कल के थे ना सारे के सारे, तो एज पर द प्रोटोकॉल आपके यहाँ पे एक आधे घंटे में पहुंच जाएगा. मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालिए. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज प्रपोज्ड बाय एडीए 1997. टाइप 1, these are the 4 कैटेगरी ऑफ डायबिटीज: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. हम लोग मोस्टली टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बात करते हैं. टाइप 1 ऐसा जो एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होता है, जिसमें इंसुलिन है नहीं, ड्यू टू आइलेट सेल, ड्यू टू आइलेट सेल का, जैसे कि हमारे पैंक्रियाज में आइलेट सेल होते हैं, उसमें बीटा सेल्स होते हैं, जिसमें बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं. तो ये आइलेट सेल्स है नहीं, उनमें आइलेट सेल्स में बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं वो है ही नहीं. अगर वो है ही नहीं, एक सेकेंड, अब बोलिए फौजिया. रितेश, मुझे और आरटीपीसीआर करना है. भेजता हूँ मैं, लड़की करा देगा. हाँ? मैं भेजता हूँ, हाँ घर में करा देगा. कितनी देर में आएगा? आई विल कॉल हिम, है ना. सो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. टाइप 1 जिसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं है, टाइप 2 जिसमें रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी है ड्यू टू द इम्पेयर्ड बीटा सेल फंक्शन. मतलब टाइप 2 में क्या होता है, बीटा सेल्स तो है बट प्रॉपर नहीं निकल रहे, या फिर थोड़ा बहुत निकल रहा है. देन इंक्रीज पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस, या फिर इंसुलिन तो बन रहा है बट जो सेल्स, जो टारगेट सेल्स है उसके ऊपर प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पा रहे. एक सेकंड दीजिए मुझे. टाइप 3 इज द अदर स्पेसिफिक टाइप जो हम लोग देखेंगे, एंड टाइप 4 इज द जेस्टेशनल डायबिटीज. ओके, तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे. हमारा मेन फोकस है लेक्चर का इज टू लर्न द OHA, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की स्टडी करना. अदर स्पेसिफिक टाइप जो इसमें था, इसमें जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल, जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन, डिसीजेस ऑफ एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, सेकेंडरी टू द ड्रग्स, केमिकल इंड्यूस इन्फेक्शन. दीज आर द एंड नंबर ऑफ द जो अदर टाइप है ना, जैसे इसमें हमने 4 टाइप देखे, 1 2 3 4. तो 1 वी हैव टू नो जिसमें इंसुलिन है नहीं, दूसरा जिसमें इंसुलिन थोड़ा बहुत बन रहा है, बीटा सेल थोड़े बहुत काम कर रहे हैं, या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, थर्ड इज द स्पेसिफिक अदर, एंड फोर्थ इज द जेस्टेशनल. एंड हाँ, क्या होता है डायबिटीज में? डायबिटीज में क्या होता है, दिस इज अ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसुलिन.
ओके और ये इन्फ्यूजन ऑफ ग्लूकोज, सपोज कोई पेशेंट है जिसको आपने इन्फ्यूजन दिया, ग्लूकोज का इन्फ्यूजन दिया, तो ये सबसे नीचे वाला जो ब्लैक लाइन है, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होगा, इंसुलिन तो है ही नहीं क्योंकि बीटा सेल है ही नहीं, तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, तो ये लाइन फ्लैट रहेगी वेदर यू हैव गिव शुगर और नॉट। ठीक है, सेकेंड जो रेड लाइन है ये टाइप 2 डायबिटीज में, उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या होगा, उसके बॉडी में थोड़े बहुत तो बीटा सेल्स है, तो ये रेज्ड हो जाएगा, थोड़ा सा बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करेगी बट नॉट अप टू द मार्क, और ये फिर से कम हो जाएगी। देन इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल क्या होता है, जैसे शुगर बॉडी में आता है तो जो आइलेट और सेल्स है पैनक्रियाज में, उसके अंदर ऑलरेडी नियर अबाउट 200 यूनिट 200 यूनिट इंसुलिन स्टोर रहता है, और एज पर द रिक्वायरमेंट एक टाइम में 40 to 50 यूनिट रिलीज होता है। तो जैसे शुगर का इनपुट बढ़ा बॉडी में, तो दैट आइलेट सिक्रीट अ इंसुलिन एंड गोज ओवर हियर। ठीक है, दिस इज द रश ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन रश होगा, देन अगेन इट इज नॉट, ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यू सिक्रीट होते रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, so this is a type of insulin release in our body. Second, what is this, ये एक पिक्चर है, दिस इज द पैनक्रियाज, ऑल वी नो अबाउट दिस, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स के साथ अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स, ये सारे के सारे सेल्स होते हैं। तो इसमें जो ए वाले हैं, दिस इज द अल्फा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल इज द ग्लूकागॉन, जो ग्लूकागॉन है जो शुगर बढ़ाते हैं। बीटा सेल्स इज द इंसुलिन, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, दैट इज द बीटा सेल्स 65 to 70%। ठीक है, दिस इज द पिंक कलर के जो है वो बीटा सेल्स है, रेड कलर के अल्फा सेल्स है। डी इज द सोमैटोस्टैटिन, जो व्हाइट कलर के सेल्स है वो डी है सोमैटोस्टैटिन। एंड पीपी या एफ सेल इज द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो 2% है। ओके, तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ओवर हियर। So this is the picture where we get the idea of बीटा सेल्स कितने रहते हैं और बीटा सेल्स का काम क्या है। बीटा सेल जो इंसुलिन स्टोर करके रहते हैं एंड दैट रिलीजेस इंसुलिन एज पर द रिक्वायरमेंट। एक सेकेंड। हेलो, दिख रहा है? अफसाना मैडम, हेलो। नाही रितेश, नाही दिसत आहे। एक सेकेंड।
आता हो सर दिसत आहे. दिसत आहे. एक्चुअली ना जो स्लाइड बनाया ना, पता नहीं वो ऑटो डिलीट हो गए, तो ठीक है, ये एक बैकअप है, उसमें से बताता हूँ, बाकी जो पॉइंट्स छूट गए थे उसको विल कवर अप नेक्स्ट टाइम. तो वी डायरेक्टली लैंड अप इनटू, तो वो एक डायबिटिक्स का इंट्रो हो गया था, बीटा सेल्स एंड ऑल, हाउ दैट वर्क, एंड दिस इज द ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन में हमें जो ड्रग्स पढ़ने हैं, दैट आर द सल्फोनिल यूरिएज, मैग्लेटिनाइड, डायगोनेट्स, थाइजो एंड अल्फा ग्लूकोसाइड्स इनहिबिटर. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द OHA. तो इसको आपको रटना है या फिर मगअप करना है. इसका एक मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाया था, बट अभी पता नहीं स्लाइड्स अचानक से सारे डिलीट्स हो गए, तो उसका मैंने एक ये ट्री डायग्राम बनाया हुआ है, तो कल फिर से उसको लोड करता हूँ ट्री डायग्राम को. बट वी आर लुकिंग टुडे इज द सल्फोनिल यूरिएज एंड बैग्यूनाइड्स. ठीक है, सल्फोनिल यूरिएज नाम याद कर लेना, सल्फोनिल यूरिएज, मैग्लिटिनाइड्स, बैग्यूनेट्स, थाइजो एंड अल्फा ग्लूकोसाइड्स इनहिबिटर्स. तो देखो ये सल्फोनिल यूरिएज जो है, ये सल्फोनिल यूरिएज जो हमें ग्लिमिप्राइड, ग्लाइकाजाइड, ग्लिप्लेनामाइड, ये सारे के सारे आएंगे सल्फोनिल यूरिएज में. बाइग्यूनाइड्स में जो आएंगे दैट इज अवर मेटफॉर्मिन. तो हम लोग आज कंसंट्रेट करते हैं सल्फोनिल यूरिएज पे कि इसका फार्माकोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है. Sulfonyl urease, they are classified into two generations. The first generation is the older one, जो अभी कोई यूज नहीं करते, and second generation, this is the most choice of drug of all the dermatologists या फिर जनरल प्रैक्टिशनर का अभी भी मोस्ट कॉमनली जो सेल आउट करने वाले ड्रग है, इवन दो द न्यूअर मॉलिक्यूल कम लाइक सिटाग्लिप्टिन, डैनिग्लिप्टिन, बट द सल्फोनिल यूरिएज आर द टॉप मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग फॉर द DM. First generation is the टोब्यूटामाइड, क्लोरप्रोप्रामाइड, फर्स्ट जनरेशन, जो नहीं यूज होते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा है. क्या साइड इफेक्ट्स है हम लोग देखेंगे. तो टोल्बियो एंड क्लोरो इज द फर्स्ट जनरेशन. द सेकंड जनरेशन इज द ग्लिपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लिब्लिनक्लामाइड एंड ग्लिमिप्राइड. इसके नाम ही इतने भयंकर हैं, तो बट वी हैव टू लर्न. ग्लिपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लिब्लिनक्लामाइड एंड ग्लिमिप्राइड. तो इसके क्या क्या है यूजेस, कौन सा कैसे काम करता है, विल सी. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सल्फोनिल यूरिएज कैसे काम करता है. रिलीज ऑफ इंसुलिन बाय एक्टिंग ऑन अ सल्फोनिल यूरिएज 1 रिसेप्टर. ये क्या करता है, ये देखो, ये जो है ना, एक सेकेंड, ये जो सारे सल्फोनिल यूरिएज वाले जो ड्रग है, सल्फोनिल यूरिएज वाले कैटेगरी के जो ड्रग है, एंड ये जो मेग्लिटिनाइड्स हैं, जो ऊपर के दो है, सल्फोनिल यूरिएज एंड मेग्लिटिनाइड, दे आर इंसुलिन सिक्रीटर्स, जिसको इंसुलिन गॉग्स भी बोलते हैं. ये क्या करेंगे कि पैनक्रियास को स्टिम्युलेट करेंगे और बोलेंगे कि आप इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाइए. मोस्टली इट वर्क्स लाइक दिस. रिलीज ऑफ इंसुलिन बाय एक्टिंग ऑन अ SUR1 रिसेप्टर, जो इंसुलिन के रिसेप्टर है उसमें काम करेंगे. प्राइमरीली ऑगमेंट फेज 2 ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन. इंसुलिन सिक्रीशन के अलग अलग फेज होते हैं. तो ये सल्फोनिल यूरिएज क्या करेंगे, बीटा सेल को स्टिम्युलेट करेंगे और इंसुलिन का सिक्रीशन उसको बढ़ाने के लिए बोलेंगे. बट आपको ये दवाई तभी काम करेगी अगर प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 30% फंक्शनल बीटा सेल इसेंशियल फॉर देयर एक्शन. अगर पेशेंट के पैनक्रियाज में बीटा सेल फंक्शनल ही नहीं है तो ये दवाई नहीं काम करेगी, क्योंकि इट इज नॉट सपोज टू लोअर द शुगर बाय इट्स ओन एक्शन. ये खुद के एक्शन से शुगर को कम नहीं करती. इट गोज टू द पैनक्रिया, स्टिम्युलेट द पैनक्रियाटिक सेल और उसमें से इंसुलिन को बाहर निकालती है एंड इट वर्क्स. अगर 30% फंक्शनल बीटा सेल है ही नहीं तो सल्फोनिल यूरिएज विल नॉट वर्क. माइनर एक्शन, और क्या क्या एक्शन करेगी, इट लोअर डाउन द ग्लूकागॉन सिक्रीशन. ग्लूकागॉन कम होगा तो अच्छा है, शुगर के सिक्रीशन, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा. एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक एक्शन में क्या, इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द पेरिफेरल टिश्यू टू इंसुलिन बाय इंक्रीज इंसुलिन रिसेप्टर. एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक एक्शन में क्या होगा, इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू टू इंसुलिन बाय इंक्रीज इंसुलिन रिसेप्टर. देखो इसका मीनिंग समझो. मोस्टली इस तरीका का काम मेटफॉर्मिन करता है. ये कैसे काम करेगा, जैसे कि आपके ब्लड में शुगर है और वो शुगर को हमें हमारे सेल्स के अंदर डालना है. अगर सेल्स के अंदर डालना है इसको, तो उसको जो रिसेप्टर ऑर्गन है, जो टारगेट ऑर्गन है, वो सेंसिटाइज होने चाहिए. तो दिस मेडिसिन
वैसा भी काम करती है कि इंसुलिन जो शुगर है उसको सेल के अंदर वो डाला जाए। दिस इज द डायग्राम कि क्या एग्जैक्टली होता है सेल के अंदर। देखो इसमें एक चीज होना जरूरी है, अगर इंसुलिन को ये सिर्फ ये देखो, दिस इज द एक्सोसाइटोसिस, ये इंसुलिन यहाँ पे है, ये बाहर निकल रहा है, दिस इज द एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल से इंसुलिन बाहर निकल रहा है। सेल से इंसुलिन को बाहर निकलने के लिए सेल को डीपोलराइज होना जरूरी है, और सेल तभी डीपोलराइज होते हैं जब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहने के लिए दो मैकेनिज्म काम करेंगे, एक तो आपको पोटेशियम सेल के अंदर रहना चाहिए और कैल्शियम सेल के अंदर ज्यादा रहना चाहिए। तो सल्फोनिल यूरियस क्या करेगा, जो सल्फोनिल यूरियस ड्रग है ये पोटेशियम चैनल को क्लोज कर देगा। पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे तो पोटेशियम सेल के बाहर नहीं निकलता है। पोटेशियम अगर सेल के बाहर नहीं निकलेगा तो वो डिपोलराइज स्टेट में रहेगा एंड दैट हेल्प टू इंसुलिन कम आउट। बस इतना ही इसमें याद रखना है और कुछ नहीं। सल्फोनिल यूरियस क्लोज द पोटेशियम चैनल, पोटेशियम चैनल क्लोज होने के कारण सेल डिपोलराइज हो जाएंगे, सेल डिपोलराइज हो जाएंगे तो इंसुलिन का एक्सोसाइटोसिस होगा, इंसुलिन सेल से बाहर निकलेगा। बस इतना ही। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है सल्फोनिल यूरियस का, इट इज वेल एब्जॉर्ब ओरली, ये एब्जॉर्ब अच्छे से होते हैं, हाईली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन 90%, have low volume of distribution, cross placenta, contraindicated in pregnancy, metabolized in liver and excreted in the urine। फार्माकोकाइनेटिक्स में आप इतना भी लिखे तो भी इनफ है। देखो अभी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, ऊपर के जो दो है वो फर्स्ट जनरेशन के हैं, टोल्ब्यूटामाइड एंड क्लोर, ये फर्स्ट जनरेशन के, इसके डोजेस अभी तो कोई नहीं लिखते, इसके साइड इफेक्ट क्या है हम लोग देखेंगे। जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स है ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लाइकाजाइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लिमिप्राइड। तो सबसे कॉमनली हमारे प्रिस्क्रिप्शन में लिखने आता है ग्लिमिप्राइड, ग्लिमस्टाल M1, ग्लिमस्टाल M2, ये ग्लिमस्टार जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो ग्लिमिस्टार हम लोग या फिर ग्लिमिप्राइड हम लोग ज़्यादा रूटीनली लिखते हैं क्योंकि इसका डोजेस बहुत कम क्वांटिटी में 1 to 6 mg तक दे सकते हैं। नंबर ऑफ डोजेस, ओडी डोज इज सफिशिएंट बिकॉज इसका हाफ लाइफ वर्किंग आवर्स है 24 आवर्स। ठीक है, ग्लिमिप्राइड का एक्शन नियर अबाउट वो 24 घंटे तक काम करता है। तो आप पेशेंट को ग्लिमिप्राइड ओडी डोज में भी दे सकते हैं एज एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन में। ठीक है, फिर ग्लिबेनक्लामाइड जो है उसका 18 to 24 आवर्स है, ग्लिक्लाजाइड का 12 to 24 आवर्स एक्शन हो सकता है, तो डोजेस सुबह शाम देने पड़ सकते हैं। ग्लिपिजाइड भी 12 से 18 घंटे है, तो आपको सुबह शाम के डोजेस देने पड़ सकते हैं। बट ग्लिमिप्राइड यू कैन गिव ओडी डोज। अगर आपको लगता है शाम का शुगर बढ़ रहा है तो उसको एक दूसरे मॉलिक्यूल पे डाल दीजिए, जैसे कि टेनिग्लिप्टिन 20, सिटाग्लिप्टिन या वोगिबोस पे आप डाल सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। तो इसमें सब में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कब काम करता है, विल सी। टोल्ब्यूटामाइड, टोल्ब्यूटामाइड एंड क्लोरप्रोप्रामाइड, टोल्ब्यूटामाइड और क्लोरप्रोप्रामाइड है, ये फर्स्ट जनरेशन है। टोल्ब्यूटामाइड का काम क्या है, इट इज शॉर्ट एक्टिंग, लो पोटेंसी, शॉर्ट एक्टिंग है, लो पोटेंसी है, हाइपोग्लाइसेमिया लिस्ट लाइक। शॉर्ट एक्टिंग होने के कारण इसको बार बार डोजेस देने पड़ सकते हैं पेशेंट को, सो नॉट रिकमेंडेड। क्लोरप्रोप्रामाइड, इससे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस हो सकता है, डायसल्फेराइम लाइक रिएक्शन हो सकती है। डायसल्फेराइम लाइक रिएक्शन मतलब सपोज पेशेंट का अल्कानोल का टैबलेट लेते हैं और उसके ऊपर सपोज अल्कोहल ले लिया तो रिएक्शन होती है पूरी बॉडी में, अकॉर्ड लाइकली क्लोरप्रोप्रामाइड लेने से हो सकती है। तो दिस टू आर नॉट रूटीनली प्रैक्टिस, हमारे लिए काम के 3, 4, 5, 6 से। तो ग्लिबेनक्लामाइड जो है, ग्लिबेनक्लामाइड पोटेंट बट स्लो एक्टिंग, मे वर्क व्हेन अदर फेल्स। ये याद रखना, सपोज आपने पेशेंट को ग्लिमिप्राइड पे रखा हुआ है और पेशेंट को ग्लिमिप्राइड से शुगर नहीं कम हो रहा है, देन यू कैन स्विच ओवर फ्रॉम ग्लिमिप्राइड टू ग्लिबेनक्लामाइड।
क्या ये पोटेंट है? ये सबसे पोटेंट है बट स्लो एक्टिंग है, बट मे वर्क व्हेन अदर फेल्स. दिस इज द ग्लिबिनक्लामाइड. ग्लिक्लाजाइड क्या बोलता है? ग्लिक्लाजाइड में एंटी प्लेटलेट एक्शन है. बहुत बार शुगर के पेशेंट को एंटी प्लेटलेट ड्रग देने पड़ते हैं क्योंकि उनमें एमआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा होता है ऐसे पेशेंट में. तो ग्लिक्लाजाइड इज द एंटी प्लेटलेट एंटीऑक्सीडेंट एक्शन, may delay retinopathy and less weight gain. So gliclazide बहुत अच्छा ड्रग है एज कंपेयर टू अदर. क्या होगा? एंटीप्लेटलेट ऑप्शन है, एंटीप्लेटलेट एक्शन है, एंटीऑक्सीडेंट एक्शन है, रेटाइनोपैथी को प्रोलॉन्ग करता है और पेशेंट का वेट गेन. ग्लिमिप्राइड सल्फोनेल यूरियस का एक मेन साइड इफेक्ट है कि सल्फोनेल यूरियस से बहुत सारे पेशेंट का वेट गेन होता है. दिस इज द ग्लिक्लाजाइड. एंड ग्लिक्लाजाइड के बाद ग्लिपिजाइड. ग्लिपिजाइड का क्या है? इट इज द फास्ट एक्टिंग, बट फास्ट एक्टिंग होने के कारण हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा है. हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो गया तो वेट गेन हो सकता है पेशेंट का. एक सेकेंड ना. हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना. आवाज नहीं आ रहा है आपका, थोड़ा लाउडली बोलिए. हेलो. सो वेट गेन के चांसेस, वेट गेन लेस ग्लिपिजाइड में and preferred in the elderly. The most favorite is the glimepiride. More extra pancreatic action. More extra pancreatic action मतलब ये पैनक्रियास को इतना प्रेशराइज नहीं करता है और ये बाहर, मतलब सपोज आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा है तो वो शुगर को सेल के अंदर डालने का काम ज़्यादा करेगा, वो सेंसिटिविटी बढ़ाएगा. जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंट कभी कभी हो जाता, सपोज इंसुलिन तो है बट वो इंसुलिन शुगर को सेल के अंदर नहीं डाल पाते. तो दिस वर्क विल वेरी ब्यूटीफुली डन बाय ग्लिमिप्राइड. दिस इज द मोर एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक एक्शन, मतलब शुगर को सेल के अंदर डालने का काम ग्लिमिप्राइड अच्छे से करेगा. लेस हाइपर इंसुलिनिमिया, मतलब ये ज्यादा पैनक्रियास को तकलीफ नहीं देता, तो इंसुलिन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने का टेंशन नहीं है. एंड लेस हाइपोग्लाइसीमिया. सो दैट्स व्हाई ग्लिमिप्राइड इज easy and safe to practice. हेलो. हाँ बोलिए. ग्लिमिप्राइड lesser risk of hypoglycemia, इंसुलिन स्पेयरिंग एक्शन. इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? इंसुलिन स्पेयर कर रहा है मतलब क्या? इंसुलिन को बचा रहा है. सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक इफेक्ट. अगर आप किसी भी सेल को बहुत बार स्टिमुलेट करोगे तो क्या होगा? बहुत टाइम तक तो वो इंसुलिन रिलीज करेगा, बट एक ऐसा टाइम आएगा कि इट विल नॉट कम अप, इंसुलिन विल नॉट कम अप, वो सब ड्राई हो जाएंगे. पैनक्रियाटिक सेल को आप स्टिमुलेट करोगे वो रिलीज करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे वो रिलीज करेंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्टिमुलेशन के बाद भी it won't come out, insulin won't come out. So it is the insulin sparing action effect, मतलब इंसुलिन, बिना इंसुलिन के ही वो शुगर मेंटेन करने में हेल्प करता है. इज द ग्लिमिप्राइड. रिलेटिवली सेफ इन एल्डरली एंड माइल्ड रिनल फेलियर. एंटी प्लेटलेट एंड एंटी फाइब्रोलाइटिक एक्टिविटी भी इसका ज्यादा है, मतलब डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस भी कम है. लिटिल और नो वेट गेन, वेट गेन के चांसेस भी इसमें कम है. FDA अप्रूव्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी विद इंसुलिन, आप इसको इंसुलिन के साथ भी दे सकते हो. Safe and effective for the use in a pediatric population. Increased level of plasma, adip and decreased TNF alpha. Stimulate GLUT4 expression. ये एक्चुअली GLUT4 क्या होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. इसमें GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 है. ये एक्चुअली दिस इज द ये 4 दरवाजे हैं शुगर को सेल के अंदर भेजने के. तो जब हम लोग इंसुलिन पढ़ेंगे ना उसमें हम लोग ये GLUT4 ये ट्रांसपोर्टर है. GLUT4 इज द ट्रांसपोर्टर. GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 आर द ट्रांसपोर्टर. इसमें से शुगर सेल के अंदर जाता है. तो कौन से इंसुलिन मेडिटेड है और कौन से टैबलेट मेडिएटेड है हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेंगे. दिस इज द ऑल अबाउट ग्लिमिप्राइड. अगर आपको एग्जाम में आता है तो राइट इट डाउन. ये 4-5 पॉइंट लिख दो. व्हाई ग्लिबिनक्लामाइड more potent and longer acting than other sulfonylurea.
ठीक है, ग्लिबलिनक्लामाइड जो है वो मोर पोटेंट क्यों है एंड लॉन्गर एक्टिंग देन अदर सल्फोनेलयूरियस क्यों है? may accumulate within the beta cell and directly stimulate एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन ग्रैन्यूल। वो बीटा सेल में जाके बैठ जाएगा ग्लिबलिनक्लामाइड और डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा और उसमें से इंसुलिन निकालेगा। इसलिए बोलते हैं जब बाकी कोई काम नहीं करेगा तो स्विच ऑन टू ग्लिबलिनक्लामाइड। ग्रेटर लॉन्गर बाइंडिंग ऑफ SUR1 रिसेप्टर, स्लोअर एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, inhibit of the hepatic insulinase, suppression of the several counter regulatory hormones, more suppression of HGO and may stimulate insulin synthesis. एडवर्स इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, GI डिस्टर्बेंस हो सकता है, नोशिया, वोमिटिंग, मेटालिक टेस्ट, डायरिया, फ्लैटुलेंस, वेट गेन, हाइपरसेंसिटिविटी, नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, क्लोरप्रोप्रामाइड, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस। पेशेंट को जॉन्डिस शुगर टैबलेट के कारण भी हो सकता है, तो वॉच आउट फॉर द प्रोफाइल। जो भी पेशेंट आपके टैबलेट पे है, सल्फोनेलयूरियस पे है और उनको जॉन्डिस डेवलप हो रहा है तो उसको स्टॉप करिए, दूसरे मॉलिक्यूल पे डालिए, क्योंकि ऐसा हुआ है बहुत बार, मैंने देखा है। डाइल्यूशन हाइपोनाइट्रेमिया एंड एंटाबेस रिएक्शन। Contraindication, allergy to sulfonylureas, renal failure, significant hepatic dysfunction, severe infection, stress, trauma, major surgery, pregnancy and type 1 diabetes mellitus में हम लोग नहीं दे सकेंगे इसको। Drug interaction, drug that increase sulfonylureas action, sulfonamide, silicates, cimetidine, warfarin, सल्फोनामाइड एंड प्रोपेनॉल। अगर ये दवाइयाँ पेशेंट को चालू है तो शुरू है तो पेशेंट के सल्फोनेलयूरियस का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ सकता है। या फिर पेशेंट को फिनेटोइन, फिनोबॉर्बिटॉन, रिफैम्पिसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थायजाइड, फ्लुसेमाइड अगर दे रहे हैं तो सल्फोनेलयूरियस का एक्शन कम करेंगे। सिलेक्शन, कौन से पेशेंट को आप कौन सा सल्फोनेलयूरियस देंगे, तो यू कैन जस्ट गो विद दिस। अगर किसी का फास्टिंग एंड पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ता है, ठीक है, तो उसको क्या देंगे? लॉन्ग एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनेलयूरियस आप दे सकते हैं। ओनली पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया, सिर्फ खाना खाने के बाद ही शुगर बढ़ रही है, तो आप उसको ग्लिपिजाइड्स दे सकते हो। रीनल इम्पेयरमेंट है तो भी ग्लिपिजाइड दे सकते हो। GDM अगर है तो ग्लिबेनक्लामाइड दे सकते हो। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। अर्ली एल्डरली है मोर देन 65, अवॉइड ग्लिबलिनक्लामाइड एंड क्लोरप्रोप्रामाइड। अल्कोहलिक्स है तो अवॉइड क्लोरप्रोप्रामाइड। DM एंड IHD है तो अवॉइड ग्लिबलिनक्लामाइड। DM IST एडिमा लेग्स है तो अवॉइड क्लोरप्रोप्रामाइड। तो ये लिख लेना। सपोज मोस्टली तो हम लोग नहीं देते, तो सेफेस्ट इज द ग्लिमिप्राइड। ग्लिमिप्राइड आप किसमें भी दे सकते हो, बट अगर पूछते हैं अगर पेशेंट अल्कोहलिक है, DM है, IHD है तो ग्लिबलिनक्लामाइड नहीं देना। सल्फोनेलयूरियस प्लस अदर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट, जो कौन से कॉम्बिनेशन बेस्ट है, तो बेस्ट इज वी नो कि सल्फोनेलयूरियस के साथ मेटफॉर्मिन हम लोग देते हैं। मेटफॉर्मिन कम इन द कैटेगरी ऑफ बैगुनेट्स, ठीक है, तो सल्फोनेलयूरियस प्लस मेटफॉर्मिन ये अप्रूव्ड है, बेस्ट है। सल्फोनेलयूरियस प्लस ग्लिटाजोन्स, जैसे कि पायोग्लिटाजोन्स वगैरह हो गए, तो ये भी अच्छा है। सल्फोनेलयूरियस प्लस AGI ये भी बेटर है। सल्फोनेलयूरियस प्लस 2 more ड्रग